कोई भी इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ग्रुप के लिए काम करता था। मेसोपोटामिया में दुनिया का पहला राइटिंग सिस्टम भी इन्वेंट हुआ। किसने किसको कब क्या और कितना दिया, अगर इसका हिसाब नहीं रखा तो बार्टर इकोनॉमी फेल हो जाएगी। बार्ले को अपनी करेंसी चुना। ये वाइडली एक्सेप्टेबल है क्योंकि सभी को अनाज चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू भी है क्योंकि आप इसको खा सकते हो या फिर इसको स्टोर भी कर सकते हो। एंड टू एन एक्सटेंट पोर्टेबल भी है। हमें अब कुछ ऐसा चाहिए जो हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकें, जिसकी वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा हो ताकि स्टोरेज स्पेस कम लगे। हैं? अब ऐसा क्या आता है मार्केट में? मेटल्स। अबे ये कबाड़ को कौन करेंसी बनाएगा? इसमें क्या वैल्यू है? Take a look at this, a Mesopotamian clay tablet from 1798 BC. Objects and pictures के थ्रू इस पर एक लोन कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। इसमें मेंशन है कितना सिल्वर क्वांटिटी लोन के लिए दिया जा रहा है, उसका रीपेमेंट कब होगा, इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, एंड इवन विटनेसेस कौन कौन है। Civilizations were more complex and advanced than we think. मॉडर्न इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत सिविलाइजेशंस में हुई थी और आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ स्टेबल मनी प्रेजेंट्स मैन वर्सेस मनी। आगे तुम एक काम करो, सब्सक्राइब कर लो। अरे करो। अरे एंडी, कहाँ मर गया? हाँ दादा। अंदर क्या कर रहा था? कुछ नहीं। ला मेरे 4 हैक सिल्वर पीसेस निकाल। ये लो दादा। क्या बात है, टाइम पर दे दिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। दादा अब मैं जिम्मेदार बन गया हूँ। अरे बेटा, मुझे 5 गुर चना देना। दादा इसके 8 हैक सिल्वर हुए। ये 4 हैक सिल्वर तो एंडी वाले और बाकी के 4 हैक सिल्वर की जगह ये 8 कॉपर रिंग्स दे देता हूँ, बराबर है। पर दादा ये तो हैक सिल्वर है ही नहीं, ये तो कॉपर के ऊपर सिल्वर की परत चढ़ाई है, मतलब मिलावट है। एंटी। और फिर मैंने उस बेर को सिंगल हैंडेडली ऐसा धोया कि क्या बताऊं कैसा धोया। ओह वाओ। एंडी, उप्स। जिम्मेदार बनेगा तू, जिम्मेदार बनेगा। 3000 BC के इस मेसोपोटामियन टैबलेट में सिल्वर को एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट मेंशन किया है बार्ले के साथ में, जो हमें ये बताता है कि हमने मेटल्स को बहुत जल्दी अपना लिया था। इनफैक्ट इजिप्ट की नाइल वैली सिविलाइजेशन में तो 3000 BC से भी पहले सिल्वर को एज अ करेंसी अपनाया था। इररेगुलर सिल्वर पीसेस जिसको हम अपने हिसाब से काट करके ट्रेड करते थे, उनको बोलते थे हैक सिल्वर। बोलते थे नहीं, उनको हम आज रेफर करते हैं हैक सिल्वर से। वहाँ तो इंग्लिश थोड़ी थी। मेसोपोटामिया के उरुक सिटी के आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में हमें सिल्वर के और भी फॉर्म्स मिले। सिल्वर एंड कॉपर के रिंग्स, कॉइल्स एंड स्पाइरल्स और साथ में बड़ी ट्रेड्स के लिए इंगट्स। एक तरह से ये करेंसी की डिनोमिनेशंस थी ताकि बड़े से बड़ा आइटम और छोटे से छोटा आइटम हम आराम से खरीद सकें। मेटल्स को वजन में तोला जाता था और यूनिट ऑफ मेजरमेंट था एक शेकल। एक शेकल की वैल्यू उस समय आज के 8.33 ग्राम्स के इक्विवेलेंट थी और तराजू में इन्हें तोलने के लिए काउंटर वेट्स रखे जाते थे, स्टैंडर्डाइज पत्थर। बट इन सिस्टम्स के काफी चैलेंजेस थे। एंडी जैसे लोगों को लगा बस वजन में ही तो बराबर आना है, सिल्वर जैसा दिखना चाहिए, काम बन जाएगा। और मेसोपोटामिया तो काफी बड़ा था, काफी सारे स्टेट्स एंड सिटीज थे, तो एक सिटी में अगर एक शेकल का वेट 8.33 ग्राम्स है, दूसरे सिटी में हो सकता है एक शेकल का वेट 11 ग्राम्स हो। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए सेलर को पहले डिटेक्टिव बन के मेटल्स की प्योरिटी चेक करनी पड़ती थी। और अगर कोई बायर दूसरे सिटी जाकर कुछ खरीदता है और वहाँ के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग हैं, तो उसे रियल टाइम मैथमेटिकल कन्वर्जन करके सक्सेसफुली ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी। बाय द वे, डिड यू नो, मॉडर्न मनी के आने से पहले जो भी चीजें करेंसी के लिए यूज की जाती थी उसे बोलते थे प्रोटो करेंसी। इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड प्रोटोस, जिसका मतलब होता है फर्स्ट या अर्लीस्ट। यानी सारे फॉर्म्स ऑफ मेटल्स एंड सारे फॉर्म्स ऑफ ग्रेन्स वर प्रोटो करेंसी। मेरी दौलत बढ़ तो रही है मगर चोरों का भी डर लग रहा है। अगर हम अपना पैसा घर में रख कर बैठ गए तो ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और ना ही गरीबी दूर होगी। आप पैसा घर पे रख तो लोगे पर दुनिया थोड़ी रुकेगी। महंगाई तो बढ़ती रहेगी और इतना तेजी से बढ़ेगी कि आपके सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए पैसों की भी परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी। पर हम मजबूर हैं, आखिर सारा पैसा इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स में थोड़ी लगा सकते हैं। विद ग्रेट रिटर्न्स कम्स ग्रेट रिस्क। हमें 6 से 12 महीनों के खर्चे का पैसा ना चाहते हुए भी रिस्क फ्री रखना पड़ता है ताकि कोई इमरजेंसी जैसे जॉब लॉस या मेडिकल बिल हम इजीली सरवाइव कर पाएं। और ये पैसा इसीलिए आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं बल्कि एफडी में रखना चाहिए। अबे आजकल एफडी कौन कराता है यार? गलत। एफडी में नहीं बल्कि स्मार्ट एफडी करवाओ, जिसमें इंस्टेंट विड्रॉल फैसिलिटी भी हो, आरबीआई की 5 लाख की गारंटी भी हो और साथ में हाई इंटरेस्ट रेट्स भी हो, अप टू 9%। 9%? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दो। पर इंडिया में तो बहुत सारे बैंक हैं, कैसे पता करूं बेस्ट एफडी कौन दे रहा है?
और जो बैंक बेस्ट एफडी दे रहा है उसमें जाके खाता खुलवाऊं अब मैं? चैलेंज तो है बट सॉल्यूशन भी तो है, स्टेबल मनी ऐप। यहाँ पर आप 200 से ज्यादा बैंक्स की एफडी रेट्स को कंपेयर कर लो, बेस्ट एफडी बुक कर लो, वो भी बिना नया सेविंग्स अकाउंट खुलवाए। पैसा सीधा बैंक में जाएगा, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, रिसीट भी मिलेगा। ये सब होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन विद इंस्टेंट विड्रॉल ऑप्शन। तो हुई ना सेविंग्स वाली लिक्विडिटी ज्यादा रिटर्न्स के साथ। स्टेबल मनी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में मिल जाएगा, चेकआउट नाउ। तो डेवलपमेंट कैसे होगा बाबा? मंदिर। मंदिर? हाँ मंदिर। वेलकम टू द सिटी ऑफ उरुक। यहाँ के लोग गॉडेस इन्नन्ना को वर्शिप करते थे और यहाँ के टेम्पल्स सिर्फ टेम्पल्स नहीं थे, अपने आप में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे। इन टेम्पल्स के फंक्शनिंग में बहुत सारे लोग डिफरेंट लेवल्स पर इन्वॉल्व थे। किसान अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गॉडेस इन्नन्ना को चढ़ाने आते थे, बदले में टेम्पल्स इसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम करते थे, जैसे भूखा या अकाल पड़ने पर लोगों में ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीब या विधवाओं को खाना खिलाना। इसके साथ साथ इरिगेशन वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी टेम्पल्स ही पैसा देते थे और बचे हुए सरप्लस से टेम्पल्स के स्टाफ की सैलरी डिपेंडिंग ऑन देयर रैंक। अब हम टेम्पल्स में डोनेशन देने के साथ साथ हमारा सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यहाँ रख सकते हैं। टेम्पल के गोदाम सेफ भी होते हैं और चूहे भी नहीं आते हैं। और अपना सामान यहाँ रखने के बदले मंदिर को एक फीस दे देंगे। इनफैक्ट फसल ही क्यों, तेल, खजूर, कपड़ा, पॉटरी, टूल्स, ज्वेलरी, मेटल, हमारी सारी कीमती चीजें मंदिर में रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदिर को ज्यादा फीस मिलेगी और ज्यादा पैसों से मंदिर हमारी सोसाइटी के लिए ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। हम बारले रखने के लिए मंदिर को जो फीस दे रहे हैं, मंदिर उसी से डेवलपमेंट कर रहा है, तो क्या ये टैक्सेशन है? बिल्कुल, यही तो था अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टैक्स। जब लोग टेम्पल की ग्रैंडरीज में अपना सामान स्टोर करते थे तो उसके बदले जो बुक कीपर्स या स्क्राइब्स थे वो क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स पर उस सामान का पूरा रिकॉर्ड लिखकर लोगों को देते थे एज अ रिसीट। अब ये क्ले टैबलेट बन गया प्रूफ ऑफ ओनरशिप, जिसको जमा करवा कर वो अपना सामान वापस ले सकते थे। अरे बाढ़ में मेरा आधा फसल चला गया रे। अब जो फसल बचा है उसके लिए मेरे को दुगना प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। दुगना क्यों? क्योंकि बाढ़ले उसके घर की खेती नहीं है, जमीन का किराया देना है, 4 किसान जो नौकरी कर रहे थे उनकी सैलरी देनी है, गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन न सिर्फ रिकवर करना है बल्कि उस पे मुनाफा भी कमाना है। तो अगर 10 गुर बारले का दाम 10 सिल्वर शेकल था और अब बाढ़ आने की वजह से बारले अब सिर्फ 5 गुर ही बचा है, तो भी अग्नि को अपना बारले बेचकर 10 सिल्वर शेकल की कमाई तो करनी पड़ेगी। 1 गुर बारले का दाम पहले 1 शेकल था पर अब वो बढ़ के हो जाएगा 2 शेकल, और इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ठीक इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो सब लोग लड़ाई करेंगे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एक बिडिंग वॉर होने के कारण उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा और इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मीनवाइल टेम्पल्स की वेल्थ इंक्रीज हो रही थी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपना सामान टेम्पल ग्रैंडरी में रखना प्रेफर कर रहे थे। विद टाइम टेम्पल्स रियलाइज कि हमारे पास जो पैसा पड़ा है लोगों का, वो लोग विड्रॉ करने नहीं आते हैं। अपॉन फर्दर इंस्पेक्शन वो ये भी पता कर सकते थे कि मैक्सिमम कितने विड्रॉल्स हो पाते हैं। इससे टेम्पल्स के पास एक रफ आइडिया है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पैसा या ग्रेन्स या मेटल्स पूरे साल बस पड़ा रहता है। क्या कीजिएगा इस पड़ी हुई राशि का? लोन्स। हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोन हुआ करते थे फार्मर लोन्स। फार्मिंग करने के लिए लोग टेम्पल्स से लोन लिया करते थे और उसका रिकॉर्ड लिखा जाता था क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स पर एंड बिल्कुल मॉडर्न डे कॉन्ट्रैक्ट लगता था। लिखा जाता था कि कितना सिल्वर या कितना बारले लोन में दिया जा रहा है, इसके विटनेस कौन कौन है, इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, एंड ये पूरा सिस्टम ट्रस्ट पे काम करता था, सिबिल स्कोर थोड़ी था। अब लोन देने से ना सिर्फ टेम्पल्स का स्टोरेज स्पेस मैनेज हुआ बल्कि टेम्पल्स की एडिशनल इनकम भी हुई। अब टेम्पल्स को ज्यादा लोन्स बांटने थे, इसीलिए उन्होंने डिपॉजिटर्स से फी चार्ज करना बंद कर दिया। उल्टा उन्हें डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया। इसे बोलते थे गॉड्स वे ऑफ रिवॉर्डिंग दोज हु ट्रस्ट टेम्पल्स विद देयर वेल्थ। साथ में कंपटीशन भी बढ़ रहा था। टेम्पल सिर्फ अकेले इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो लोन देते थे, साथ में प्राइवेट मर्चेंट्स भी थे। और इसीलिए 2000 BC से 1600 BC तक लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अपना वेल्थ टेम्पल्स के पास रखना प्रेफर किया। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका क्या करें? मुझे तो अब अपनों से भी डर लगने लगा है, जाने कौन मिलावट कर दे। सॉरी दादा, वो सब छोड़ो, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम तो स्टैंडर्डाइजेशन की है ना। मेटल्स को करेंसी बनाने के पीछे टेम्पल्स का बहुत बड़ा हाथ था। इट वाज द टेम्पल्स हु इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। शेकल यानी 8.33 ग्राम्स ऑफ सिल्वर,
मीना यानी 60 शेकल्स या फिर 500 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, टैलेंट यानी 60 मीनास 3600 शेकल्स या फिर 30 kg ऑफ सिल्वर। और जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स पर डिटेल्ड रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे टेम्पल्स के स्क्राइब्स द्वारा, इसी वजह से कई सारे डिस्प्यूट्स भी प्रिवेंट हुए। ये स्टैंडर्ड्स तो सिर्फ मेसोपोटामिया के लोग मानेंगे, दूसरे शहर अगर ट्रेड करने चले गए तो सेम प्रॉब्लम आएगी। फिर अकेडियन एम्पायर के किंग सारगॉन और उसके बाद किंग शुल्गी ने इन्हीं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स को फर्दर स्टैंडर्डाइज किया एंड ऑब्वियसली किंग्स की कही हुई बातों को वाइडर एक्सेप्टेंस भी मिलता था। इनफैक्ट किंग शुल्गी के पास तो हाईली सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी भी थी, जिसकी वजह से ये रूल्स एनफोर्स भी हुए। अब तक हमारे लोग और इकोनॉमीज मॉडर्नाइज हो चुकी थी एंड एज आई सेड, टेम्पल सिर्फ अकेले इंस्टीट्यूशंस नहीं थे लोन देने वाले। उस जमाने के मर्चेंट एंटरप्रेन्योर्स को हम बोलते हैं टमकारू। ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में बिजनेस करते थे और फाइनेंस स्पेस में भी इनकी एंट्री हुई। इन्होंने बैंकिंग ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए, लोगों से डिपॉजिट भी लिया, बदले में उनको इंटरेस्ट भी दिया और उस डिपॉजिट को फर्दर लोन भी दिया। यही नहीं, एक लेवल और आगे जाकर दे इशूड लेटर्स ऑफ क्रेडिट। अबे यू का हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट? मान लो दादा को दूसरे सिटी जाकर कुछ महंगा सामान खरीदना है और इतना सारा पैसा दादा अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते क्योंकि चोरी का डर है। तो दादा और दूसरे सिटी का सेलर एक दूसरे पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? बेटर क्वेश्चन, ये ट्रेड होगी कैसे? पहले माल दो फिर पैसा दूंगा। पहले पैसा दो फिर माल दूंगा। तो दादा अपने सिटी के एक टमकारू के पास जाएंगे और अपना सिल्वर उसके पास रखवा देंगे। बदले में टमकारू दादा को एक क्ले टैबलेट पर रिसीट लिख के देगा। अब ये रिसीट बन गया टमकारू की गारंटी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। अब दूसरे सिटी का सेलर भले ही दादा पे ट्रस्ट ना करे, दादा ये क्ले टैबलेट उसको देकर सामान खरीद सकते हैं क्योंकि वो सेलर इस क्ले टैबलेट पर ट्रस्ट जरूर करता है। अब उस सेलर को दादा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके पास ये टैबलेट है जो वो रिडीम करवा सकता है। पर वो सेलर तो दूसरे सिटी का है और दादा का टमकारू अपने सिटी का है, तो क्या वो सेलर यहाँ तक आएगा पैसे लेने? वेल, टमकारूज वर ट्रू एंटरप्रेन्योर्स बाय दिस टाइम। उनके ट्रेडिंग नेटवर्क में कई सारे एजेंट्स थे, कई सारे टेम्पल्स और व्यापारियों के साथ उनके बिजनेस रिलेशनशिप्स भी थी। तो वो सेलर अपने ही सिटी में किसी नजदीकी टेम्पल या बिजनेसमैन के पास जाकर ये टैबलेट दिखाएगा और उसे उसका पैसा मिल जाएगा। यू सी, टमकारू के इशू किए हुए लेटर ऑफ क्रेडिट में ट्रस्ट था। लगता है बनियों के पूर्वज थे। अब टाइम आता है मेसोपोटामिया के मोस्ट नोटेबल किंग का, हम्मुराबी। ओल्ड बेबीलोनियन पीरियड में हम्मुराबी ने बनाया द कोड ऑफ हम्मुराबी। इसमें 282 लॉज थे। मोस्ट लॉज इकोनॉमिक मैटर्स के लिए थे और सेक्शन 88 से 126 तो स्पेसिफिकली डिजाइन किए थे मॉनेटरी इश्यूज, लोन्स एंड डेट्स के लिए। अरे ओ एंडी नशौर मुक्ति, जल्दी आओ, अभी अभी खबर मिली है कोड ऑफ हम्मुराबी लागू हो गया है। अब लोन लेने पर मैक्सिमम इंटरेस्ट सेट हो चुका है। सिल्वर लोन पे 20% और ग्रेन वाले लोन पर 33.33%। वैसे मेसोपोटामिया में परसेंटेजेस किसी ने नहीं सीखी थी, फ्रैक्शंस सीखी थी। तो सिल्वर लोन का इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ था 1/60th ऑफ सिल्वर अमाउंट पर मंथ, मतलब 1/5 अमाउंट पर एनम, जो बनता है 20%। और तो और एक नए कोलेटरल लोन का मुद्दा भी उठा है। इसमें आप अपनी किसी चीज को गिरवी रख के ही लोन ले सकते हो। तो जो लोग लोन लेकर चुकाते नहीं थे उनको अब लोन नहीं मिलेगा। टेंशन मत ले, तेरे को रख के कोई मुझे लोन वैसे भी नहीं देगा। पर सुनो, एक खुशखबरी भी है। अगर बाढ़ या सूखे की वजह से हम लोन नहीं चुका पाए तो उस साल लोन माफ हो जाएगा। यही नहीं, हम्मुराबी ने स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स रेट्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। ये टैक्सेस यूजुअली सिल्वर में कलेक्ट किए जाते थे। इनकी रिसीट्स भी मिलती थी लोगों को और किंग्स के ऑर्डर से टैक्स कलेक्टर्स के पास टैक्स कलेक्शन टारगेट्स भी थे। और प्रीस्ट और रॉयल सर्वेंट्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये कौन बताएगा? सारा टैक्स तो हमें ही देना पड़ता था। तो इंश्योर हर जमाने में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी रहे, मैंने हर किंग को एक ही एडवाइस दी, पुराने सिस्टम को और इम्प्रूव करो, बजाय के नए सिस्टम बनाए। हर किंग ने मेरी बात सुनी और करंट सिस्टम्स को और स्टैंडर्डाइज किया। इससे सालों तक इकोनॉमी में कंसिस्टेंसी बनी रही। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में भी ट्रस्ट पैदा हुआ। अब बस मुझे लगता है कि मेटल्स की मिलावट का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा अगर इनका कंट्रोल किंग्स के पास आ गया तो। इट वॉज ओनली 600 BC जब दुनिया में सबसे पहले कॉइन्स आए। एंड नहीं, मेसोपोटामिया में नहीं, बल्कि कॉइन्स सबसे पहले किंगडम ऑफ लिडिया में आए थे। ये पड़ता था वहीं आगे से लेफ्ट लेके वेस्टर्न एनाटोलिया, जो मॉडर्न डे टर्की में आता है। और ये कॉइन्स बने थे इलेक्ट्रम के, जो कि नेचुरली अकरिंग अलॉय था गोल्ड और सिल्वर का। वहां पर एक पैक्टोलस रिवर बहती थी, उसके अंदर ये अलॉय मिलता था। अर्ली कॉइन्स तो ओवल या बीन शेप के थे, बट बाद में लिडियन कॉइल्स का डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स हुआ। कॉइन फेसेस पर आपको ऑफन लायन दिखेगा। नाउ नो वन वाज अलाउड टू मेक कॉइन्स एक्सेप्ट फॉर द किंग्स। तो इररेगुलर मेटल्स का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, क्योंकि किंग्स के बनाए हुए कॉइन्स जिन पर उनका ऑफिशियल स्टैंप होता था, उन कॉइन्स में प्योरिटी या वेट को लेकर कोई डाउट नहीं था और प्रजा उन कॉइन्स पर ट्रस्ट करती थी। एंड कॉइन्स के यही एग्जैक्ट फायदे देखकर दुनिया भर के किंगडम्स में कॉइन्स बनने लगे एंड दैट्स हाउ वी एंटर्ड कॉइनेज।
बट व्हाट इफ जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं वो राजा बेईमान निकले? रोमन करेंसी डेनारियस में सिल्वर कॉइन्स होते थे। अब पुराने जमाने में जब एम्पायर्स एक्सपैंड होते थे, इसका मतलब होता था जंग करके दूसरे का जमीन कॉन्कर करना। जंग के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगने लगा। अब एम्परर्स को अपनी रिजर्व से ज्यादा खर्चा करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिल्वर कॉइन्स मिंट करते वक्त उन्होंने उसमें कॉपर मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिबेसमेंट। तो एम्परर नीरो ने 54 से 68 एडी तक डेनारियस के सिल्वर कंटेंट को 94% से घटा के 85% कर दिया। अब जब ऐसा होता है तो लंबे समय तक लोगों से ये बात छुपती नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को भी पता है कि ये असली सिल्वर कॉइन्स नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉपर है। और इसी वजह से जहाँ पहले एक आइटम अगर 10 सिल्वर कॉइन्स का आता होगा, अब वो सेलर उसी सेम आइटम का 11 या 12 सिल्वर कॉइन्स चार्ज करता था। इन्फ्लेशन, डिबेसमेंट का सिलसिला रुका नहीं और 200 एडी में तो एम्परर कैराकैला के अंडर डेनारियस में सिल्वर कंटेंट अब 50% ही बचा था। एंड इवेंचुअली 3rd सेंचुरी आते आते डेनारियस में 5% से भी कम सिल्वर बचा था। इसकी वजह से वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ एंड पूरे एम्पायर का इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, ह्यूमंस का नेचुरल इंक्लिनेशन कैपिटलिज्म के टुवर्ड्स है। सबको ग्रो करना है, ज्यादा पैसा कमाना है, डिस्प्यूट्स किसी को नहीं चाहिए, ट्रस्ट सबको चाहिए। एंड जितना भी डेवलपमेंट हुआ सिर्फ इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हुआ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट में लिखना मजा आया। अब तक आपने सीखा कि कैसे टेम्पल्स अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बैंकिंग थे। इन्फ्लेशन आखिर आया ही क्यों? मेटल्स की क्या प्रॉब्लम्स थी जो कॉइनेज ने स्टार्ट करी? एंड ओवर टाइम हमने ट्रेड्स में ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश किया? प्लीज नोट दिस वीडियो कम्स विद नोट्स। आप उनको डाउनलोड करें, उसमें आपको और भी ज्यादा डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। वीडियो अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि स्कूल्स में तो ये सब नहीं आता। मिलते हैं एपिसोड 3 में। वंस अगेन थैंक यू सो मच स्टेबल मनी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस सीरीज। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।